नमस्कार दोस्तों, मैं अमिताभ राजहंस और अमिताभ कनेक्शन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक कहानी जो अखिलेश जी ने लिखी है और जिसका शीर्षक है चिट्ठी। अखिलेश जी को कथा जगत में पहचान मिली इस कहानी की वजह से। पाठक इस कहानी को पढ़ते हुए किसी न किसी पात्र के रूप में अपने को उपस्थित पाता है। यह जुड़ाव और कहानी का अपनापन इस कहानी की विशेषता है। सच कहूं तो ये कहानी मेरे दिल के बेहद करीब है। हाँ, यद्यपि इसमें कुछ शब्द ऐसे हैं जो आपको अटपटे लग सकते हैं, पर अगर आपकी साहित्यिक समझ है और अगर आपने कहानी को आखिरी तक समझा तो उन शब्दों के सौंदर्य को आप महसूस कर सकेंगे। तो चलिए ले चलते हैं आपको इस सफर पे जिसका शीर्षक है चिट्ठी। कुटिया पर मुझे 7:30 बजे तक पहुंच जाना था और 7 बज गए थे। एक तो मेरी जेब में रिक्शे भर के लिए मुद्रा नहीं थी, दूसरे आज इस जाड़े की पहली बारिश हुई थी और इस समय रात के 7:30 बजे तेज हवा थी। जाड़े में ठंडी के अनुपात में हमारा शरीर सिकुड़ जाता है और चाल धीमी हो जाती है। तो धीमी गति से कुटिया पर 7:30 बजे कैसे पहुंचा जा सकता था? मैंने मफलर से कानों के साथ साथ समूचे सिर को ढक लिया, गर्दन पर लाकर दोनों किनारों को गांठ लगाई। अब मैं अपनी समझ से सर्दी से महफूज कुटिया तक पहुंच सकता था। मफलर के भीतर से मेरी आंखें और नाक झलक रही होंगी। कुटिया में आज हम दोस्तों का सामूहिक विदाई समारोह था। कहने को तो हम बड़े दिन की छुट्टियों में घर जा रहे थे, पर इस बार का जाना साधारण प्रस्थान नहीं था। इस बार हमारे गमन में उत्साह नहीं, मजबूरी थी। घरों से मनी ऑर्डर आने की अवधि बढ़ती जा रही थी और हम किसी भी कंपटीशन में उत्तीर्ण नहीं हो पा रहे थे। हमने कुछ अखबारों के दफ्तरों और रेलवे स्टेशनों के चक्कर मारे। पहली बात तो वहां काम का टोटा था, और अगर काम था तो क्षणजीवी किस्म का। उसमें भी श्रम ज्यादा और धन कम का सिद्धांत सर्वमान्य था। सबसे पहले रघुराज ने घोषणा की, मैं घर चला जाऊंगा। इलाहाबाद में मेरा पेट भी नहीं भर पाता है। कृष्णमणि त्रिपाठी ने गंभीरता का नाटक करते हुए कहा, सब्र करो और ईश्वर पर भरोसा रखो। ऊपर वाला जिसका मुंह चीरता है उसे रोटी भी देता है। हम हंस पड़े। कृष्णमणि की यह पुरानी आदत थी। वह नास्तिक था और ईश्वर की बातें करके ईश्वर का मजाक उड़ाता था। उसका चेहरा मुलायम था और हाथों पर बड़े बड़े घने बाल थे। यह प्रारंभ था। बाद में एक दिन हुआ यह कि फैसला हो गया, हम अपने अपने घरों को चले जाएंगे। विनोद ने कहा था, हम इस तरह नहीं जाएंगे। हम एक दिन जाएंगे और जाने के एक दिन पहले मेरे कमरे में बैठक होगी और उसमें मैं शराब सर्व करूंगा। विनोद ने अपने कमरे का नाम कुटिया रखा था। मैं विनोद के कमरे पर जा रहा था, मतलब कुटिया जा रहा था, जहां पर मेरे बाकी दोस्त मिलेंगे। वे भी कल मेरी ही तरह इस शहर को छोड़ देंगे। आगे की कहानी संक्षिप्त, सुखहीन और मंथर है, इसलिए मैं थोड़ा पहले की कहानी बताना चाहूंगा। उसमें उन्मुक्त विस्तार, प्रसन्नता और गति है। तो आखिर चीजें इतनी उलट पुलट क्यों हो गई, यह रहस्य मैं इस उन्मुक्त प्रसन्नता और गति से भरे हिस्से के बाद, यानी अभी अभी यहां पर कहानी
जहां ठहरी है उसके अंश के बाद खोलूंगा। विनोद से मेरी पहली मुलाकात एक गोष्ठी में हुई थी। उसमें कविताएं पढ़ी उसने, जिसकी मैंने जमकर धुनाई की। सचमुच उसकी कविताएं रोई थीं और मैं धुनियां। बस उस गोष्ठी के बाद विनोद और मैं एक दूसरे के दोस्त बन गए। हमारी गाढ़ी छनने लगी। हमारी जो कुछ लोगों की मंडली थी उसमें सिफारिश करके मैंने उसका दाखिला करा दिया। उधर उसका दाखिला हुआ, इधर मेरा मकान मालिक 7 महीनों का बकाया किराया मांगने पर हरामीपन की हद तक उतर आया। एक बार मैंने मजाक में मामला रफा दफा करने की गरज से कहा, अरे 9 महीने हो जाने दीजिए, 7 महीने में जच्चा बच्चा दोनों को खतरा रहता है। सुनकर मकान मालिक ने पिच से थूक दिया। पान की पीक ने मेरी वाक्पटुता की रेण मार दी। आखिरकार मैंने पाया कि इस मामले में 7 महीने का मुफ्त निवास भी किसी उपलब्धि से कम नहीं है। मंडली में कमरा तलाश करने की बात चला दी मैंने और अगले दिन सभी कमरे की खोज में सक्रिय हो गए। नवागंतुक विनोद भी इस काम में जोत दिए गए। कमरे के मामले में मकान मालिक सिद्धांतवादी होते हैं। उन्होंने कुछ सिद्धांत बना रखे थे, जैसे शादीशुदा को ही किराएदार बनाएंगे, नौकरी वालों को वरीयता देंगे, नौकरी स्थानांतरण वाली हो। कुछ लोग तो गोश्त मछली पर भी पाबंदी लगाते, तो कुछ रात को देर से आने पर, वगैरह वगैरह। मैं इन सभी मानदंडों पर अयोग्य था, फिर भी छल प्रपंच कर कमरा प्राप्त कर ही लेता। दरअसल हम भी कोई कम अरे गहरे नहीं थे। मेरा और मेरी मंडली का भी एक सिद्धांत था कमरे को लेकर। कमरा उसी मकान में लिया जाएगा जिसके आसपास नैसर्गिक सौंदर्य हो, यानी कि सुंदरियां हो। इस बात की जानकारी के लिए हमारे पास उपाय था। हम पान और चाय की दुकानों पर गौर करते, जहां मुस्टंडों का जमावड़ा होता उसके आसपास कमरा पाने के लिए जद्दोजहद करते। कमरा न मिले यह दीगर बात है, किंतु हमारे प्रयोग की प्रामाणिकता कभी भी संदेहवती हो पाई ऐसा नहीं था। वाकई वहां सुंदरियां होती। चाय पान की दुकानों के अलावा एक और दिशा सूचक था हमारी पड़ताल का। हम मकान के छज्जों और छतों पर भी दृष्टिपात करते। यदि सलवार कुर्ते दुपट्टे या अंतरंग वस्त्र लटकते होते तो हम वहां बातचीत करना मुनासिब समझते। विनोद इस प्रसंग में कुछ ज्यादा ही मुद्दहर था। नैसर्गिक सौंदर्य या नैसर्गिक सौंदर्य के वस्त्र देखता तो पहुंच जाता और पूछता, मकान खाली है क्या? नहीं सुनने के बाद वह प्रश्न करने लगता कि बताया जाए कि कहीं आसपास में कोई मकान खाली है। खैर, काफी छानबीन के बाद एक कमरा मिला। बातचीत के पहले हमने छज्जे पर कुंवारे कपड़े देखे और छत पर 3 नैसर्गिक सौंदर्य। मकान मालिक को तुरंत एडवांस दिया और पहली तारीख से रहने की बात पक्की कर ली। जब हम कमरे में आए तो यह जिंदगी का बहुत बड़ा घोटाला साबित हुआ। मंडली के प्रत्येक सदस्य का चेहरा गमगीन हो गया था, क्योंकि वो तीनों सौंदर्य विभूतियां रिश्तेदार निकली थीं, जो मंडली से बेवफाई करके घर चली गई थीं। रघुराज ने कहा, अब तो वो सलवार कुर्ते और दुपट्टे कहीं और टंगते होंगे और युवा पीढ़ी को दिशा भ्रमित करते होंगे। प्रदीप ने दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए कहा, सब माया है, और कमरे में कोरस शुरू हो गया। माया महाठगनी हम जानी, तरगुन फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी पानी। केशव के कमला है बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत है बैठी तीरथ में भई पानी। योगी के योगिन है बैठी राजा के घर रानी, काहू के हीरा है बैठी काहू के कौड़ी कानी। भक्त के भक्तिन है बैठी ब्रह्मा की ब्रह्मानी, कहे कबीर सुनो हो संतो वह अब अकथ कहानी।
मंडली में कई लोग थे। प्रदीप, रघुराज, कृष्णमणि, विनोद, दीनानाथ, त्रिलोकी, मदन मिश्रा आदि। हम विश्वविद्यालय के बेहद पढ़े लिखे लड़कों में थे। हमारी पढ़ाई लिखाई वह नहीं थी जो गुरुओं के पैजामे का नाड़ा खोलने से आती है। हम उस तरह के पढ़ने वाले भी नहीं थे जो प्रकट हो जाने वाले ग्रस्त रोगी की तरह अपने बाड़े में रहते हैं। ऐसे लोगों को तो प्रायः हम डंडा करते थे। राजनीतिक रुझान भी थी हमारी। हम लोग लड़कियों के दीवाने थे। कोई हमारी आंतरिक बातें सुनता तो हमें लंपट और लुच्चा ही मानता, मगर हम ऐसे गिरे हुए नहीं थे। लड़कियों के प्रति यह आसक्ति वास्तव में जिज्ञासा और खेल थी। सीमा का अतिक्रमण हराम था। सच कहूं, हम इतने नैतिक थे कि अवसर को ठुकरा देते थे। वैसे हम लोगों की तरफ अनेक लड़कियां लपकती थी। हम अपने अपने विभाग के हीरो थे। यह भी बता दूं कि चिकने चुपड़े गालों, सफाचट मूछों और दौलत की वजह से हीरो नहीं थे, बल्कि हम में से अधिसंख्य तो दाढ़ियां भी रखते थे। और जहां तक दौलत का प्रश्न था तो हम लड़कियों से प्रायः चंदा मांगते थे। इस राह पर त्रिलोकी 2 डग आगे था। वह व्यक्तिगत कामों के लिए भी लड़कियों से चंदा वसूलता, लेकिन वह उन नेताओं की तरह नहीं था जो सामूहिक कल्याण के लिए चंदा लेकर अपने तेल फुलेल पर खर्च करते हैं। त्रिलोकी को जब निजी काम के लिए जरूरत होती तो जरूरत बताकर पैसा लेता। वह कहता, विभा भोजन के लिए पैसा नहीं है, लाओ निकालो। एक बार एक लड़की ने त्रिलोकी से पूछा, तुम हम लड़कियों से ही क्यों हमेशा चंदा मांगते हो? उसका जवाब था, क्योंकि वो दयालु होती हैं, लड़के घाघ और क्रूर होते हैं। त्रिलोकी की इस स्थिति की वजह उसकी एक खराब आदत थी। घर से जब उसका मनी ऑर्डर आता तो वह सनक जाता। रिक्शे के नीचे तो उसके पांव ही नहीं उतरते थे। और दोस्तों के साथ नॉनवेज खाता, सिनेमा देखता, 1-2 बार जन कल्याण भी कराता। जन कल्याण मंडली में शराब का कोड था और देशभक्ति प्यार मोहब्बत का। हाँ, तो हफ्ते भर में त्रिलोकी के पैसे चुक जाते और वह सड़क पे आ जाता। कमोबेश मंडली के हर सदस्य की स्थिति यही थी। हमारी त्रासदी थी कि हम सुखमय जीवन जीने की कामना करते थे, किंतु हमारे मनी ऑर्डर वानप्रस्थ पहुंचाने वाले थे। यह दीगर बात है। सब लोग त्रिलोकी की तरह महीने के पहले हफ्ते में ही कंगाल नहीं होते थे, लेकिन महीने के अंत में भोजन के लिए 3 तिकड़म करना सभी की बाध्यता थी। कृष्णमणि होटल के रजिस्टर देखता, जितने मीटिंग गेस्ट लिखा होता उससे 2 गुना मीटिंग वह अपने एक रिश्तेदार के यहाँ खाकर संतुलन स्थापित करता। मदन मिश्र प्रायः कमरे में खिचड़ी पकाकर मेस में एब्सेंट लगवाता। रघुराज भूखा रहकर भी हंसते रहने की क्षमता अर्जित कर चुका था। प्रदीप, जिसमें ऐसी कोई योग्यता नहीं थी, लोगों के यहाँ घूम घूम कर खाता। पंकज सक्सेना शर्मीला था, सो मंडली में विनोद को समझा दिया था, वह उसका सत्कार करता। विनोद फले फूले परिचितों से सम्मानजनक रकम कर्ज लेता था, जिसे कभी नहीं चुकाता था। छुट्टियों के बाद यूनिवर्सिटी खुली थी, इसलिए लोगों के चेहरों पर एक खास तरह का नयापन और उल्लास था। पर ये चीज़ें उतनी नहीं थीं जितनी इस मौके पर होनी चाहिए थी, क्योंकि कल इस जाड़े की पहली बारिश हुई और आज हवा तेज चल रही थी, इसलिए लोग ठंड से सिकुड़े हुए थे। मैं कुछ ज़्यादा पहले ही हिंदी विभाग में आ गया था, इसलिए सामने के लॉन में खड़ा धूप खा रहा था। मुझे त्रिपाठी का इंतज़ार था कि वह आए तो चलकर चाय पी जाए। मोहन अग्रवाल का पीरियड कौन अटेंड करे? मैं सदानंद जी के अलावा किसी और का पीरियड अटेंड नहीं करता था, क्योंकि बाकी अध्यापक पढ़ाई के नाम पर कथा वाचन करते थे या खुद सही किताब से नकल करके इमला लिखवाते थे। एमए में नकल का इमला
मैंने कक्षाओं का बायकॉट कर दिया, पर मेरे इस कुकर्म पर वे भन्नाने की जगह परम प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे क्लास में निर्भीक भाव से लघु शंका दीर्घ शंका समाधान कर सकते थे। मुझे त्रिलोकी पर झुंझलाहट हुई। आ क्यों नहीं रहा है, कहीं डूब गया होगा बतरस में। त्रिलोकी को बोलने का भयानक चस्का था। उसके बारे में यह प्रसिद्ध था कि त्रिलोकी जब बोलना शुरू होता है तो सामने वाला केवल कान होता है और वह केवल मुंह। मेरे विभाग में उसके आने का एक उद्देश्य सुंदरियों को देखना भी होता था। यहाँ एमए के दोनों भागों में लड़कियों की तादाद लड़कों से ज्यादा होती थी, इसलिए यह विभाग अन्य छात्रों का तीर्थ होता था। यहाँ लोग विपरीत सेक्स के चक्कर में इस तरह मंडराते जैसे अस्पताल और मंदिरों के आसपास मंडराते हैं। वैसे यह विद्यालय का मीरगंज बोला जाता था। मीरगंज इलाहाबाद का वह स्थल है जहाँ नैतिकतावादी लोग बहुत सतर्क होकर घुसते और टिकते हैं और बाहर निकलते हैं। तभी सदानंद जी का स्कूटर रुका और वह अपना हेलमेट हाथ में झुलाते हुए आने लगे। हमारी मंडली उनका बेहद सम्मान करती थी, लेकिन उनसे हमारे संबंध बेतकल्लुफ थे। एक बार हमने उनसे शराब के लिए रुपए भी लिए थे। वह अपनी मेधा और वामपंथी रुझान के अतिरिक्त एक अन्य प्रकरण की वजह से भी चर्चित थे। उन्होंने प्रेम विवाह किया था, किंतु विभाग की अध्यापिका सुनीता निगम से प्रेम करते थे। दोनों दुस्साहसी थे और भरे विभाग में एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते थे। सदानंद जी मुझे देखकर मुस्कुराए और पास आकर मेरी अभी हाल ही में छपी एक कविता की तारीफ करने लगे। मैंने सोचा इस तारीफ को कोई सुंदरी सुनती तो आनंद था। तभी एमए प्रीवियस की नई किंतु सुंदर लड़की उपमा श्रीवास्तव दिखी। हम दोनों का हल्का हल्का चक्कर भी चल रहा था। मैं उसे बुलाकर सदानंद जी से परिचय कराने लगा। परिचय के बाद मैंने कहा, हाँ तो सर मेरी उस कविता में कोई कमी हो तो वह भी कहें, और तारीफ तो आपने बहुत ही कर दी। वह मुस्कुरा कर बोले, नहीं भाई, यह तुम्हारी बहुत अच्छी कविता है, सर प्रणाम। त्रिलोकी आ गया था। आज हम 4 लोग धूप के वृत्त में खड़े थे। तभी विभागाध्यक्ष महेश प्रसाद, जिन्हें मंडली गोबर गणेश कहती थी, लपड़ झपड़ आते दिखाई पड़े। उन्हें देखकर उपमा थोड़ी दूर खिसक कर खड़ी हो गई। कई दूसरे लोगों ने भी अपनी अपनी पोजीशन बदल ली, क्योंकि सदानंद जी और गोबर गणेश जी दोनों में दांत काटी दुश्मनी थी। गोबर गणेश जी हिंदी विभाग का अध्यक्ष होने के नाते अपने को साहित्यकार लगाते थे, पर साहित्य में मान्यता सदानंद जी की थी। इसके अतिरिक्त गणेश जी प्रो वीसी लॉबी में थे, जबकि सदानंद जी एंटी वीसी लॉबी में थे। और सबसे खास बात, इस विश्वविद्यालय के अध्यापकों में ब्राह्मण और कायस्थ जाति के लोग शक्तिशाली थे, जबकि सदानंद जी सिंह थे। इस मामले में गणेश जी का कहना था कि असल में वह सिंह नहीं यादव थे। सदानंद मथुरा के नंद कुलवंशी थे। गणेश जी निकट आए तो सदानंद जी ने नहीं, लेकिन मैंने और त्रिलोकी ने प्रणाम किया। जवाब में उनका सिर कांपा तक नहीं और आगे बढ़ गए। त्रिलोकी उनके पीछे पीछे हो लिया। सर, हमारा आपका मुद्दा आज हर हाल में साफ हो जाना चाहिए। मैं भी सदानंद जी को छोड़कर लपका। त्रिलोकी गणेश जी के संग उनके कमरे में घुस गया तो मैं भी चिक्के से सटकर खड़ा हो गया। कैसा मुद्दा? गणेश जी हाँफ रहे थे। भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण क्या थे? उस दिन बताया था, सुना नहीं क्या? उन्होंने किसी बच्चे की तरह चिढ़कर कहा। उस दिन भक्ति आंदोलन के सामाजिक कारण बताने के नाम पर आप सांप्रदायिकता फैलाने की कोशिश करते रहे। मैं तुम्हें क्यों बताऊं सामाजिक आधार? तुम तो हिंदी के छात्र हो ही नहीं, आउटसाइडर हो के मेरे विभाग में कैसे घुसे? त्रिलोकी कुर्सी खिसकाकर खड़ा हो गया, हाथ के पंजों को मेज पर रखकर थोड़ा झुक गया। भक्ति आंदोलन पर हिंदी का बैनामा है क्या?
रही बात आउटसाइडर की, तो जो साले लुच्चे बदमाश आपके विभाग में आंखें सेकने आते हैं, उनको कभी आपने मना किया? बताइए, मना किया? आए, उनको मना करने में आपकी दुप दुप होती है। मीना बाजार बना रखा है हिंदी डिपार्टमेंट को, महानगर की सिटी बसें बना रखा है। मैं कहता हूं निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। आप तो मुझे बाहर निकाल रहे हैं। मैं हिंदी का विद्यार्थी न होते हुए भी आपको चैलेंज करता हूं कि हिंदी साहित्य ही नहीं, संसार के साहित्य के किसी मसले पर बहस कर लें। बहस में अगर जीत जाए तो मैं पेशाब से अपनी मूछें मुड़ा दूंगा। मैं कहता हूं निकल जाओ, निकल जाओ। मुझसे निकलने को कह रहे हैं, दुरदुरा रहे हैं, जबकि मैं साहित्य का योग्य अध्येता हूं और गुंडों को आप शेल्टर देते हैं। मैं जा रहा हूं, लेकिन जाते जाते एक बात कह देना चाहता हूं कि क्या कारण है जब से आप यहाँ के हेड हुए हैं, जहाँ केवल लड़कियों ने टॉप किया। वह तमतमाया हुआ बाहर आ गया। मैंने खुश होकर उसकी पीठ पर हाथ रखा। वाह गुरु, मजा आ गया। चलो लल्ला की दुकान पर चाय पिलाता हूँ। अब पहले एक सिगरेट तो पिला। हाँ हाँ गुरु, लो। हम दोनों सिगरेट पी रहे थे। पढ़ने में रुचि रखने वाले लड़के लड़कियां हमें मुग्ध भाव से देख रहे थे, लेकिन पास नहीं आ सकते थे क्योंकि उन पर नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों को अच्छे नंबर लाने थे, जो वे समझते थे कि गणेश जी की लेणी तर किए बिना नहीं मिल सकते थे। उपमा श्रीवास्तव भी एक कोने में खड़ी होकर हमें देख रही थी। त्रिलोकी मुस्कुराया। कहो, कब तक भाभी को देवर दिखलाते रहोगे? वैसे उनके बगल वाली मेरी श्रीमती हो सकती है। श्री शादीशुदा सपने देखना छोड़ दो, मैंने कहा। लेनिन के अनुसार सपने हर इंसान को देखने चाहिए। वह तो दिन वाला सपना है, तुम तो रात वाले देख रहे हो। तुम कुंवारे साले स्वप्न दोष के आगे जा ही नहीं पाते। मैंने ठहाका लगाया और कहा, इस बात का फैसला लल्ला की दुकान पर होगा। लल्ला की दुकान पर लड़कों का खूब जमावड़ा होता था, जिसकी खास वजहें थीं। दुकान यूनिवर्सिटी और हॉस्टल के निकट थी, फिर सामने विमेंस हॉस्टल था। इसके अलावा लल्ला ने एक हिस्से में जनरल स्टोर्स की दुकान भी खोल ली थी। विमेंस हॉस्टल के आसपास में इकलौती अच्छी दुकान थी जो हमेशा 2-4 लड़कियां खरीद फरोख्त करते जहां मिल जाती थी। मैं और त्रिलोकी दुकान पर पहुंचे। वहां इलेक्शन की चर्चा थी। हमने चर्चा में शरीक होने के पहले जनरल स्टोर की तरफ देखा। कुछ लड़कियां और कुछ सामान्य जन सामान खरीद रहे थे। त्रिलोकी ने मुझे कोंचा, वो पीली साड़ी वाली को देखो। मैंने देखा, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखों वाली थी। पीली साड़ी ने उसके गोरेपन को चंदन का रंग बना दिया था। शैम्पू किए चमकते हुए बाल, घुंघराले कटे हुए। मैंने पहले कई बार उसे देखा था। वह भेष बदला करती थी, कभी शलवार कुर्ते में, तो कभी पैंट शर्ट में, तो कभी स्कर्ट में। उसके कपड़े भी ढीले होते तो कभी चुस्त। आज पीली साड़ी पहने थी और अलौकिक बाला लग रही थी। देख लिया, मैंने बताया। क्या प्रतिक्रिया है? भारत की मोनालिसा या पंकज सक्सेना की है। दोनों एक दिन शादी करेंगे और हमें भविष्य भर दावतें देंगे। पंकज की योजना है नौकरी लगते ही शादी कर लेगा। ईश्वर इसे अखंड सौभाग्यवती बनाए, मैंने कहा। हम दोनों आकर दुकान के स्टूल पर बैठ गए। छात्र संघ के चुनाव परिणाम पर चर्चा चल रही थी। इस बार हमारी मंडली जिस संगठन से जुड़ी थी, उसने भी अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी खड़ा किया था, जिसने अच्छी शिकस्त खाई थी। दरअसल आज़ादी के बाद इस विश्वविद्यालय के छात्र संघ का इतिहास रहा है कि अध्यक्ष की कुर्सी पर किसी ठाकुर या ब्राह्मण ने ही पादा है, और प्रकाशन मंत्री की कुर्सी कोई हिजड़ा भड़वा टाइप का ही आदमी गंधाता रहा है। अध्यक्ष विगत अनेक वर्षों से भारतीय राजनीति के एक धुर कूटनीतिक बहुखंडी जी की उंगलियों और आंखों की संगीत, चित्रकला और भाषा को तक्षण समझ लेने वाला रहा है।
इसके मूल में छिपा रहस्य यह है कि बहुखंडी जी पहले इस बात का जायजा लेते थे कि कौन दो सबसे वरिष्ठ प्रतिद्वंदी हैं, फिर उनका कुबेर दोनों को समृद्ध करता है। इसके बावजूद इस बार हमारा संगठन बहुखंडी जी की मंशा को खंड खंड करता। बहुखंडी जी ही क्यों, शराब के बड़े ठेकेदार सीताराम बरनवाल, उद्योगपति हाफिज, सभी के फन कुचलता हमारा संगठन। सभी की लप लपलाती जीभ को सिद्धांतों के धागे से नापता हमारा संगठन। लेकिन चुनाव की पिछली रात जनेऊ घूम गया। बहुखंडी जी का प्रत्याशी इस बार ब्राह्मण था। मशाल निकाल जुलूस निकालने के बाद वह सभी छात्रावासों में गया और अपनी जाति के लोगों की मीटिंग कर पानी भरने की रस्सी जितनी मोटी जनेऊ निकाल कर गिड़गिड़ाया, जनेऊ की लाज रखो, और हम हार गए। हम छात्र संघ की चर्चा में डूब उतरा ही रहे थे कि रघुराज हाँफता हुआ आया और मुझसे तथा त्रिलोकी से एक साथ बोला, 6 समोसे खिलाओ। हम समझ गए आज खाना नहीं खाया है। इस समय वह थोड़ा बुझा हुआ भी था कि त्रिलोकी ने उससे पूछा, कहाँ से आ रहे हो महाराज? यार, 2 लड़कियों से आरूढ़ रिक्शे के पीछे साइकिल लगाई। रिक्शा सिनेमा हॉल के पास रुका, मैं भी देखने लगा फिल्म। हम समझ गए अब रघुराज शुरू हो गया है। मैंने पूछा, कैसी थी फिल्म? ठीक ही थी, बस अश्लीलता का भाव था। रघुराज की विशेषता थी कि मूड की स्थिति में संसार के सभी कार्य व्यापार के मूल्यांकन के लिए उसके पास इकलौता बंटवारा सेक्स था। और लड़कियां कैसी थीं? त्रिलोकी का प्रश्न था। क्षमा करना यार, मैं बताना भूल गया। उनमें एक लड़की थी, दूसरी नवविवाहिता थी, भाभी जी। पर तुमने किसके लिए प्रयास किया? दोनों के लिए, बेशक दोनों के लिए, लेकिन ज्यादा भाभी जी के लिए। लेकिन रघुराज, मैंने प्रायः देखा है तुम्हें शादीशुदा औरतें ही ज्यादा अच्छी लगती हैं। यार, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह करते समय वे डैश डैश डैश। वाह रघुराज, तुम्हारी पकड़ बहुत अच्छी है। तुमको लेखक होना चाहिए। उपन्यास पे काम करो रघुराज। कर रहा हूं, एक उपन्यास पर काम कर रहा हूं। अतृप्त काम वासना का जिंदा दस्तावेज। और एक कहानी पूरी की है। इलाहाबाद के 3 लड़कों को देख दिल्ली की लड़कियां विद्रोह कर नग्न होकर घर से बाहर। उसने जोर का ठहाका लगाया, साले लेखक की तुम। आज तक मैंने कुछ लिखा है जो अब लिखूंगा? फिर आज तक क्या बोलूं यार। रघुराज अपनी रौ में था। हमने वहां से उठ लेना ही बेहतर समझा, क्योंकि वहां मंडली से बाहर के कई लड़के थे जिनकी निगाह में हम ब्रह्मचारी किस्म के सरल सीधे माने जाते थे। हम उठने लगे तो दूसरे लोगों ने हमें रोका, लेकिन हम रुके नहीं। थोड़ी ही दूर बढ़े होंगे कि रघुराज ने अपना काम शुरू कर दिया। आने जाने वाली प्रत्येक लड़की को वह टकटकी बांध कर देखता। हमने टोका तो कहने लगा, कहाँ कायदे से देख पाता हूँ यार। ईश्वर ने एक आंख पीछे भी दी होती तो कितना आनंद आता। मैंने सलाह दी, तुम इसके लिए तपस्या शुरू कर दो। ठीक है, वह ठिठक गया। मैं यहीं धुनी रमाऊंगा। ठीक सामने विमेंस हॉस्टल था। मुझे इसकी यह आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। देखो, तुम विमेंस के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि जब सूरज डूब जाता है तो अंधेरे में लड़कियों का यह हॉस्टल मुझे एक अद्भुत रहस्य लोक सा लगता है। मेरे भीतर इसके लिए एक पवित्र भाव है। देखो बालक, वैसे मैं तुम्हारे तथाकथित पवित्र बोध को अपवित्र नहीं करना चाहता। रघुराज गंभीर हो गया। लेकिन अज्ञान की वजह से जन्मी पवित्रता कोई वजन नहीं रखती। इसलिए तुम चाहो तो मैं तुम्हारी जिज्ञासा को शांत कर सकता हूं। चाहते हो? त्रिलोकी बोल पड़ा। हाँ हाँ महाराज, बताओ। तो सुनो। वह रुक गया। हम लोगों को पल भर देखा, फिर धीरे धीरे चलते हुए कहने लगा, मैंने कुछ बताने से पहले
सोचा तुम लोगों से एक सवाल कर लूं। बताओ, इस हॉस्टल में पीएसएफ से जुड़ी लड़कियां अधिक क्यों हैं? हमारे संगठन की तरफ वे ज़्यादा आकर्षित क्यों नहीं होती? तुम ही बताओ महाराज, सब तुम ही बताओ, त्रिलोकी ने व्यग्र होकर कहा। ठीक है, मैं ही बताता हूं। इसलिए कि पीएसएफ भद्र लोगों के वर्चस्वशाली संस्था है। उसमें अपने को विशिष्ट समझने का एहसास होता है। देखो, आजकल संपन्न घरों के सदस्यों में सामाजिक कार्य करने का चस्का जोर पकड़ता जा रहा है, लेकिन उनके ये कार्य मूलतः जनता के संघर्ष की धार को कुंद करने के लिए होते हैं। यही बिंदु पीएसएफ और इन सुविधाभोगी लड़कियों के बीच सेतु का काम करता है। रघुराज, हमने तुमसे पीएसएफ और लड़कियों के संबंध पर प्रकाश डालने के लिए प्रार्थना नहीं की थी, मैंने अधीर होकर कहा। त्रिलोकी ने मेरी बात पर हामी भरी। रघुराज भड़क गया। तुम लोग तभी तो अच्छे लेखक नहीं बन सके, वह जोर जोर से बोलने लगा। केंद्रीय तत्व को समझे बिना यथार्थ को फैलाने की कोशिश करते हो। यही गड़बड़ी वाली आदत अगर संभोग के समय रही तो शीघ्र पतन के रोगी कहलाओगे और तुम्हारी बीवियां बदचलन हो जाएंगी। हमने हाथ जोड़ लिया। अच्छा भैया, सुनाओ सुनाओ, चलो क्षमा कर देता हूं। हाँ, तो मेरी उपरोक्त बात में तथ्य निकला कि विमेंस हॉस्टल की अधिसंख्य लड़कियां आर्थिक दृष्टि से दुरुस्त परिवारों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन इससे होता क्या है, यहां भी कई तरह की विभिन्नताएं कई तरह के कलहों को जन्म देती हैं। अब बहुत संभव है थानेदार की बिटिया का मनी ऑर्डर और जूनियर इंजीनियर की बिटिया का मनी ऑर्डर क्रमशः डिप्टी एसपी और असिस्टेंट इंजीनियर की बिटिया के मनी ऑर्डर से ज्यादा रुपयों का होता हो। ऐसी स्थिति में पहली दोनों को घमंड अपने बाप के पैसों का होगा और दूसरी दोनों को अपने अपने बाप के पद का। दूसरी तरफ हीनता भी अपने बाप के कारण होगी कि एक का बाप पैसा रखते हुए भी मातहत है, दूसरे का बाप अफसर मातहत से कम समृद्ध। लड़कियों के बीच कलह का प्रमुख कारण यह है, तुम लोग जानते ही हो, इन लड़कियों में होड़ की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे अंतः वस्त्र से लेकर प्रेम तक में अपने को श्रेष्ठ दिखाना चाहती हैं, कम से कम दूसरे से 19 तो नहीं देखना चाहती। अब जिनकी माली हैसियत अपेक्षाकृत पिछड़ी होती है, वे गड़बड़ सड़बड़ हो जाती हैं। ऐसे में पहला दम किसी मालदार प्रेमी को पटा लेने का होता है। इसके बावजूद कमी पड़ी तो पतन शुरू हो जाता है। इतना कहकर रघुराज चुप हो गया। हम भी चुप हो गए। कुछ देर बाद मैंने कहा, कुछ और ज्ञान दोगे? समय क्या है? 3:40। तो त्रिलोकी तुम भी सुनो, हमें चलना भी है। 4:30 पर जाकर सांस्कृतिक हस्तमैथुन का विरोध करना है, क्योंकि किसी भी स्वस्थ कला के निर्माण के लिए इसकी समाज से प्रतिक्रिया अनिवार्य होती है। पर जिसको तुम लोग आज डंडा करोगे वह स्वयं रचते स्वयं आनंदित होते हैं। हम अल्फ्रेड पार्क के यहाँ आधा घंटा में आसानी से पहुंच सकते हैं, यानी कि हमारे पास 20 मिनट का वक्त था, पर हमने तय किया कि वहीं चलते हैं। वहाँ हम धूप का एक टुकड़ा खोजेंगे और 20 मिनट लेटे रहेंगे। शहीद पार्क से इकट्ठा होकर हमें कला भवन के लिए कुछ करना था, बाकी लोग वहीं मिलने वाले थे। मंडली के नेतृत्व में तमाम युवा कलाकार छात्र भवन में हो रहे नाट्य समारोह का विरोध करने वाले थे, क्योंकि कला भवन एक सरकारी संस्था थी और इसके कार्यक्रम जनता और उसके अपने कलाकारों से मुंह मोड़े रहते थे। इसमें दर्शक श्रोता अफसर वगैरह होते और कलाकार विदेशी मेकअप में ऐंठने रहने वाले। यहाँ शराब की झमाझम बारिश और रासलीला के प्रयत्न की सुरसुरी समय असमय हर समय देखी जा सकती थी। विनोद ने कहीं से कार्यक्रम का पास उपलब्ध कर लिया था। योजना यह थी कि हमारे विरोध के पर्चों का बंडल झोले में छुपाकर भीतर हो जाएगा और भीतर जितना हो सकेगा बांटेगा। बाकी लोग बाहर नारेबाजी करेंगे। कला भवन की कमर तोड़ने की अब हम ठान चुके थे।
तो मंडली के लोगों का एक रूप था बौद्धिक, मस्त और निर्भय। जिंदादिली की रोशनाई में डूबी कलमें थे हम, पर हम और भी कुछ थे। कहीं कुछ बुरा देखें, बुरा सुने, हम क्रोध से कांपने लगते। इतने अजीब थे हम कि खुद ही गलत कह या कर जाते तो खुद पर ही खफा होने लगते। हम पोस्टर चिपकाते, नारे लगाते, हम जुलूसों में जाते, सभाओं में होते। हम पुलिस और गुप्तचरी के रजिस्टर में दर्ज थे। सचमुच हम पढ़ाकू और लड़ाकू थे। हम गर्म सिंदूर पर पक रही रोटियां थे, लेकिन हम ऊपर उड़ते गैस भरे रंग बिरंगे गुब्बारों की तरह भी थे। हम उड़ रहे थे, हम उड़ रहे थे। उड़ते उड़ते हम ऐसे वायुमंडल में पहुंचे जहां हम फूट गए। अब हम नीचे की ओर गिर रहे थे। अपना संतुलन खोए हम नीचे की ओर गिर रहे थे। हमारा क्या होगा हमें पता नहीं था। उपमा मुझसे उखड़ी उखड़ी रहने लगी। जब भी मिलती मशविरा देती कि मुझे कंपटीशन की पढ़ाई और मेहनत से करनी चाहिए। इस पर मैं क्रुद्ध हो जाता। धीरे धीरे हमारे संबंधों के पांव उखड़ने लगे। सदानंद जी भी मंडली से दोस्ताना अंदाज में नहीं मिलते। वह मंडली पर दया करने लगे थे। अब हम भोजन के लिए लाल तिकड़म नहीं करते थे। न होने पर भूखे रह जाते थे। उधार लेने का मनोबल भी हम खो चुके थे। कोई हमसे पूछता क्या कर रहे हो, तो प्रत्युत्तर में हम कांपने लगते। किसी से मिलने के पहले ही हमारे दिल की धड़कन तेज हो जाती। कहीं पूछ न लिया जाए क्या कर रहा हूं मैं। आपस में मिलना भी कम होने लगा। हम परस्पर कतराने लगे। हमारे बीच मोहब्बत बदस्तूर थी, पर बातचीत में हम कटखने हो गए थे। एक बार हम छुट्टियों में अपने अपने घर गए। लौटने पर हम सभी थके और हारे हुए लग रहे थे। हमने अपने माता पिता परिचितों को निराश किया था, जिससे वे चिढ़ गए थे। उन्होंने हमें हिकारत से देखा था और हम हार गए थे, थक गए थे। फिर भी हमने तय किया था कि हम घर चले जाएंगे। हम कुटिया पर इकट्ठे होने वाले थे, अपने अपने घरों को प्रस्थान करने के लिए। हम खुशी या फायदे के लिए नहीं वापस हो रहे थे, हम मजबूर थे, क्योंकि यहां तो जीना मुहाल हो गया था, गुजारा मुश्किल था। बात की कहानी यह है कि हम कुटिया पर इकट्ठे हो गए थे। विनोद का यह कमरा आधुनिक शैली का था, पर उसकी जीवन पद्धति ने इस आधुनिकता का कबाड़ा कर दिया था। किताबें और कपड़े हर जगह फैले हुए थे। उसने हर जगह रंगीन तस्वीरें चिपका रखी थी। चेगवारा की बगल में एक सुंदरी कूल्हे मटका रही थी। सबसे पहले त्रिलोकी बहका। वह हाथों में शराब का गिलास लेकर खड़ा हो गया और बोला, भाइयों और बहनों, नेताजी यहाँ कोई लौंडिया नहीं है। प्रदीप चिल्लाया।
वह भी बहुत हल्के शुरूर में आ गया था। बड़े अफसोस की बात है, त्रिलोकी दुखी होकर बोला। यह भारतवर्ष के लिए बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जैसे महान युवकों के पास न प्रेमिकाएं हैं और न नौकरियां। हम किसके सहारे जिएं? मैं जानता हूं, लो बैठ जाता हूं। पब्लिक साली अब समझदार हो गई, सवाल जवाब करने लगी है। सवाल जवाब ही तो नहीं कर रही है जनता, वरना हमारी यह दशा नहीं होती, दीनानाथ ने धीमे से अपने से ही कहा। त्रिलोकी को छोड़कर बाकी मंडली अभी नशे में नहीं थी, नशे की पूर्वावस्था में सुरूर में थी। आखिर हम यहां इकट्ठे क्यों हुए हैं? मदन मिश्र साहित्यिक अंदाज में बोला। मैंने कहा, हम यहां विदाई समारोह के उपलक्ष्य में एकत्र हुए हैं। नहीं, प्रदीप ने बताया, यह बैठक हमारे सुख की शोक सभा है। हमारे पास जो भी सुख था इस बैठक के पहले खत्म हो गया। कल से हम दुखी दुनिया के नागरिक होंगे। हम नागरिक नहीं हैं, दुखी दुनिया के नागरिक मजदूर और किसान होते हैं, जिनके श्रम का शोषण होता है। हमारे पास तो सामाजिक श्रम करने का भी अधिकार नहीं है। त्रिलोकी तैश में आ गया था। जिनके पास कोई काम नहीं होता वह आदमी नहीं होता। हम आदमी नहीं हैं। इस व्यवस्था ने हमें आदमी नहीं रहने दिया, हमसे हमारा होना छीन लिया गया। त्रिलोकी सुबकने लगा। वह सिर झुकाए सुबक रहा था, जैसे काठ मार गया हो। हम सब स्तब्ध हो गए। इस बात को कृष्णमणि ने सबसे पहले भांपा। वह आहिस्ते से त्रिलोकी के पास गया और उसके लटके हुए मुंह से एक सिगरेट लटका दी। नेताजी, ईश्वर एक दिन तुम्हारी सुनेगा जरूर। तुम इसी तरह भाषण करो, लेकिन भाषण के बीच में सुबकना छोड़ दो तो एक दिन सच्ची मुच्ची में नेता बन जाओगे, मौज करोगे। हम एक दिन मर जाएंगे और कोई जानेगा भी नहीं। विनोद मेजबानी नहीं भूला। आप लोगों में जिसके गिलास खाली न हो, कृपया उन्हें जल्द खाली कर दें। यह साकी जाम का दूसरा पैक ढालने के लिए उतावला है। काश हम आज किसी रूपसी के हाथ पीते तो रात कितनी हसीन होती। रघुराज था ये। मार साले को। हमने चौंक कर देखा। प्रदीप था, उसे भी चढ़ गई थी। उसने फिर कहा, मार साले को, और चुप हो गया। मैंने पूछा, किसे मार रहे हो? अपने दोस्तों के लिए नहीं कर रहा हूं यार, बस मार साले को। हम दूसरा पैग पीने लगे। रात और ठंड दोनों बढ़ गई थी। दीनानाथ ने उठकर खिड़कियां बंद कर दी। हमने सिगरेट सुलगा ली। उनका धुआं कमरे में घुमड़ने लगा। मदन ने घूंट लेकर सिगरेट पी और कहा, रोज मेरी मृत्यु होती है। रोज कई कई बार मेरी मृत्यु होती है। कोई मुझसे पूछता है, तुम क्या करते हो? और मैं मर जाता हूं। मार साले को। प्रदीप
धुत होने के करीब पहुंच चुका था। वह किसे मारना चाहता था? तुम लोग समझते होगे मैं नशे में हूं, लेकिन मैं होशो हवास में कह रहा हूं। बेरोजगारी के कारण मैं कई कई बार रोया हूं। पिछली बार का रक्षाबंधन था। बहन को देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। भाई उसके लिए कपड़े ले आए थे, मेरे पास कुछ नहीं था। बहन ने मेरे सिरहाने की किताब में चुपके से 100 का नोट रख दिया। वह नोट अब भी मेरी डायरी में रखा है। मैं उसे देखता हूं और उदास हो जाता हूं। कृष्णमणि ने अपने चेहरे पर हाथ पोंछते हुए कहा, माँ बाप 2 आंखें नहीं करते, यह झूठ है। विनोद ने एक सांस में कह डाला। मेरे माँ बाप मेरे कमासुद भाई की चापलूसी तक करते हैं, पर मुझे देखकर जल भुन जाते हैं। और मेरा पिता से कोई संवाद नहीं। एक दिन उन्होंने गुस्से में चीख कर कहा, लोग पूछते हैं तुम्हारा बेटा क्या करता है? मैं क्या बताऊं उन्हें? बोल, जवाब दो, बोल। बस इसी दिन से हम एक दूसरे से नहीं बोले। दीनानाथ आंखें स्थिर कर कुछ देर सोचने लगा। कहीं खो गया था वह। लो, मैं भी बता देता हूं। रघुराज ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं। मैं अपना रहस्य खोलता हूं। अब हम जा रहे हैं तो क्या छिपाना। मैं लड़कियों के पीछे कभी नहीं भागा। मैं एक कपड़े की और एक दवा की दुकान पर पार्ट टाइम काम करता रहा। मालिक मुझे 250 रुपए का चाकर समझते रहे और मैं चुप चुप हो गया। उसकी आवाज फंसने लगी थी। मंडली अवाक थी रघुराज की बात से। रघुराज ने अपना चेहरा फिर घुटनों में छिपा लिया। हम सभी ने अपनी अपनी राम कहानी कही। हमने 3रा पैग लिया, हमने 4था पैग लिया, 5वां पिया, हम लुढ़कने लगे। विनोद ने कहा, हम खाना कैसे खाएंगे? भविष्य में हमें भूखे रहना है। हम आज भी भूखे रहेंगे। मदन डवाडोल होते हुए उठ खड़ा हुआ। हम सभी खड़े हो गए। हम कुटिया के बाहर खड़े थे, अलग अलग दिशाओं में जाने के लिए। रात गाढ़ी थी और हवा सरसरा रही थी। हमारे मुंह बंद और चेहरे भींचे हुए थे। अच्छा दोस्तों, रघुराज ने गला साफ करते हुए दोबारा कहा, अच्छा दोस्तों, अब विदा लेते हैं। एक क्षण सन्नाटा रहा। फिर अचानक हम सब जोर से रो पड़े। हम सारे दोस्त फूट फूट कर रो रहे थे। उस दिन अलग होने के पहले हमने तय किया, हम में से यदि कोई भी सुखी हुआ तो सारे दोस्तों को खत लिखेगा। लंबा समय बीत गया इंतजार करते। किसी दोस्त की चिट्ठी नहीं आई। मैंने भी दोस्तों को कोई चिट्ठी नहीं लिखी।
धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अमिताभ कनेक्शन को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपना लाइक कमेंट ज़रूर करें। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका साधुवाद।